नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजिम के कुंभ कल्प 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम को छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक समरसत्ता का प्रतीक बताया। जहां उन्होंने राजिम में सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है और राजिम के बैराज कार्य को शीघ्र ही शुरू करने का निर्देश उनकी ओर से दिया गया। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रदेश की सुख समृद्धि की उनकी ओर से कामना की गई। जहां उन्होंने कहा कि राजिम छत्तीसगढ़ के प्रयाग और अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण विशेष स्थान रखता है और जहां आगामी वर्षों में भी राजिम कुंभ में और भी भव्य उसे बनाने के लिए संकल्प लिया गया है। और जहां खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसे सामाजिक समरसत्ता और सांस्कृतिक पहचान का उत्सव बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दौरे पर हैं वे, जहां आपको बताते चलें कि जिसमें उन्होंने 12,704.63 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। और जहां प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर में पौड़ी ग्रांट स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और जहां वे मालवीय नगर पौड़ी स्थित नगर निगम के मंगल भवन में आयोजित मुख्य समारोह में शिरकत करेंगे। जहां आपको बताते चले कि इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण करेंगे और जहां नए विकास कार्यों का शिलान्यास भी उनकी ओर से किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिरमिरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के भी दर्शन करेंगे और जहां प्रशासनिक अमला इस दौरे के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और जहां 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और जो कि खासतौर पर अंजोर के विजन के तहत तैयार किया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि बजट में राज्य के विकास के लिए नए नए दिशा निर्देश तो वहीं योजनाएं होंगी और जिनका उद्देश्य राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर करना है। के माध्यम से की संभावना 24 तारीख को बन रही है, ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था, गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक बजट को प्रस्तुत करें की संभावना 24 तारीख को बने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के विकासोन्मुखी नीतियों का असर असम में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और जहां उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में बीजेपी की सरकार में समन्वित प्रयासों से आधारभूत संरचना, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में तेजी से काम हुआ है और इन योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा, जिससे कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा है कि विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से असम में बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक वातावरण भी बना है। में जो वातावरण है, डबल इंजन की सरकार के कारण आसाम के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आसाम अशांति से दूर हटकर बीमारू राज्य से आगे बढ़कर अब विकसित आसाम की ओर बढ़ रहा है और इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो लाभ आसाम के लोगों को मिला है, आसाम की तरक्की और विकास हुआ है,
आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वातावरण है और हम सब वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के नाते जाकर हम लोग भी वहां पर काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के संबंध में बीजेपी के जिला कार्यालय बालोदा बाजार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और जहां कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश के अध्यक्ष आजा मोर्चा डॉक्टर समन जांगखेड़ के साथ साथ आपको बताते चले कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और जहां मंत्री वर्मा ने कहा कि यह बजट जन कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जहां बजट में मध्यम वर्ग को कर राहत तो वहीं किसानों के लिए समृद्धि की योजनाएं हैं। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले, उन्होंने यह भी कहा है कि यह बजट महंगाई पर काबू पाते हुए रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा तो वहीं शिक्षा, रोजगार और बायोफार्मा क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व में चौथे स्थान पर है और अभी जो 2026-27 का हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये बजट किसानों की आय को बढ़ाने वाला बजट है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक हम भारत को विकसित, श्रेष्ठ, स्वस्थ भारत बनाएंगे, उनकी इसमें परिकल्पना है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने वाला बजट है, भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला बजट है, व्यापारियों को टैक्स के झंझटों से राहत देने वाला बजट है और महिलाओं को समान अवसर देने वाला बजट है। बजट में युवाओं के लिए भी एक विशेष प्रावधान रखा गया है और देश में 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोली जाएगी। बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान है, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्मार्ट मार्ट की घोषणा, लखपति दीदी की योजना का विस्तार का ऐलान, बजट में किसानों के लिए प्रावधान, पशुपालकों के लिए लोन सब्सिडी का ऐलान, मछली पालन हेतु 5 से बड़े तालाब का निर्माण, कॉफी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए कोक योजना का ऐलान, अखरोट एवं बादाम के किसानों के लिए विशेष योजना का ऐलान, किसानों को उद्यमी बनने की कई ऐलान। बजट में छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने का विशेष प्रावधान इसमें रखा गया है और इस बजट में हमारे व्यापारियों की तरक्की के लिए भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। बुजुर्गों की मेडिकल मदद के लिए सरकार का बड़ा ऐलान किया है, 1.5 लाख केयर एकड़ सरकार देगी। शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। 3 नए बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जाएंगे। गंभीर बीमारियों पर आयात शुल्क में पूरी तरह छूट से दवाइयां मिलेगी। देश में 20 नए जल मार्ग बनाने का ऐलान किया गया है। 7 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों का सफर कम समय में पूरा होगा। 3 केमिकल पार्क निर्माण होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नए टूरिस्ट गाइड बनाए जाएंगे। 4,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। विदेश यात्रा में टीसीएस 5% से घट करके 2% किया गया है। एनआरआई को अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए 10 नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेंड्रा गेवरा रोड रेलवे लाइन जो कि 2024 तक तैयार होने वाली थी, अब भुगतान विवादों के कारण और भी पीछे हो गई है। जी आपको बताते चले कि इरकॉन कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन इस रेल लाइन पर काम पूरी तरीके से ठप हो गया है और जहां सारबहारा में भी ठेकेदारों ने काम को रोका और अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया गया है, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि लंबे समय से करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हुआ है और जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पर बेहद ही असर पड़ रहा है। 2 साल से मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल रही, जहां सवाल उठता है कि इरकॉन जैसी बड़ी कंपनी के बावजूद ठेकेदारों और मजदूरों को भुगतान आखिर क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पे भैया पैसा नहीं मिल रहा इसलिए बैठे हैं भाई। और नहीं दे रहा पैसा, ठेकेदार लोग नहीं दे रहे हैं। और मिट्टी भी उठा रहा है, उसका पैसा वो खेत बना के देंगे करके। पथरा भी है, पथरा कौन टारे, पैसा देंगे तो हम लोग टाल लेंगे। ठेकेदार लोगों का मामला है वो जो पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग तो उसमें चौकीदारी कर रहे थे, उन्हीं का गाड़ी उड़ी चला रहे थे। अच्छा, हाँ। कितने महीने से नहीं मिला पैसा? मेरे को लगता है भैया 24 महीना हो गया नहीं मिला है।
अभी तो लगे 1 रुपया नहीं मिला। हाँ, एक पैसा नहीं मिला। थोड़ा बहुत तो दे देते रहे, कितना 4 पैसा करीब 400 500 रुपया। कितना पैसा करीब कारण हमारा ये सर, हमारा पैसा नहीं मिला, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कितने दिनों का पैसा है? मेरा पैसा 3 साल का फंसा है। क्या काम किए थे आप? ड्राइवरी करता था दादा के पास, तो दादा को बोले तो दादा पैसा नहीं पाए, तो उसके लिए हम भी रुके हैं। ये किस चीज का काम चल रहा है? ये रेलवे करते थे हम लोग, मिट्टी। रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद अब पुलिस ने होटल, क्लब और बार संचालकों को निर्धारित समय से संस्थान बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और जहां 15 फरवरी को रात 12:50 पर लगभग आपको बताते चले कि वीआईपी रोड पर स्थित क्लब मिथ्या में रात्रि के 12 बजे के बाद भी संचालन पाया गया और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं एसडीएम न्यायालय रायपुर में पेश किया गया है और जहां क्लब का लाइसेंस भी निलंबन कर दिया गया। जानकारी यह भी है कि यह संस्थान पहले भी 1 फरवरी को समय सीमा से अधिक संचालित होने पर इसे नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई उनकी ओर से नहीं की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर की पुलिस ने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी यह भी देते चले कि इन आरोपियों पर 13 साइबर सेल तो वहीं थाने में भी रिपोर्ट पंजीबद्ध है और इससे पहले भी 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने 24 लाख और 34 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट को दर्ज कराया था और जहां पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में भी रेड कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लेते हुए जेल भेज दिया गया है। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने गेट परीक्षा में नकल कराने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए परीक्षार्थियों को नकल करवा रहे थे और जहां डीडी नगर थाना और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने परीक्षा केंद्र के आसपास निगरानी रखी और जहां संदिग्ध गतिविधियां उनकी ओर से जो है वो महसूस की गई थी और जहां आरोपियों के पास ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं और जिनका उपयोग परीक्षा में नकल करने के लिए भी किया जा रहा था। तो वहीं जानकारी यह भी है कि आरोपियों ने परीक्षा देने वाले छात्रों से मोटी रकम लेकर उपकरण को उन्हें दिया था और जहां प्रकरण में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। खबर रायपुर से ही है, जहां थाना तिल्दा नेवरा में पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोहका स्थित एक मकान से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चला रहा था और उसके पास से 1,80,000 रुपए की नकदी, तो वही 3 मोबाइल फोन, 20 बैंक की पासबुक, 10 चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और सट्टे से संबंधित दस्तावेज व अन्य सामान को भी बरामद कर लिया गया और जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 2,55,000 रुपए आकी गई है। बताते चले कि आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामले को दर्ज करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर थाना तिल्दा नेवरा पुलिस ने आपको बता दें कि पुलिस नेवरा स्थित फार्म्स में गोदाम में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जहां पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि अज्ञात चोरों ने गोदाम से कॉपर, एल्यूमिनियम, केबल के वायर और कॉइल चुराए थे। जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर बेहसर रोड के तिल्दा में 3 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ भी की गई और जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया और जब्त किए गए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 52,000 रुपए बताई जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां बीते 14 फरवरी को एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने थाना गोल बाजार क्षेत्र के DKS अस्पताल के पास पार्किंग से MDMA के साथ एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और जहां आरोपी के कब्जे से 6.32 ग्राम MDMA और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया और जिसकी कुल कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी देते चले कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर भी अन्य आरोपियों की तलाश को शुरू कर दिया है। अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां ग्राम समोदा में मढ़ई मेले के बाद एक बड़ा विवाद हो गया। आपको बता दें कि मेले से लौटते समय गांव के सरपंच और दूसरे पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। घटना के बाद दोनों पक्ष जेवरा के सिरसा पुलिस चौकी पर पहुंचे और जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी बहस हुई। जहां आपको बताते चले कि स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़कर माहौल को शांत कराया और जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। आज कल रात को समोदा में मड़ाई हुआ था, जिसमें ग्राम समोदा का सरपंच अरुण गौतम जो कार्यक्रम करने आए थे उनको पैसा दे रहा था। उसी समय गांव का जितेंद्र देशमुख उसके पास आया और बोला कि इनको पैसा दे रहे हो, हमारा पैसा जो कबड्डी करवाए थे उसका क्यों नहीं दे रहे हो करके। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट हुआ है, जिसमें काउंटर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। मामला सर सरपंच का दादागिरी है, दबंगई कर रहे हैं गांव में। कल मंडाई हुआ है, उसमें दारू आरोपी की आज सुबह तक उसका नशा उतरा नहीं है, उसी का और नशा उतार रहा है आज। और मैं क्या RTI लगाता हूं और अतिक्रमण वगैरह का केस लगाया हूं, तो उसका घर भी अतिक्रमण में आया, उसको घर खाली करना पड़ा है। तो वो सबका बदला लेने के लिए और आंगनबाड़ी के कार्य में गलत काम करते हैं, उसको मैं जनपद के पास कंप्लेन किया हूं। तो वो सबका दुश्मनी निभाने के लिए मेरे को मारपीट करे, मेरे को दौड़ा मारे हैं। मामला कुछ नहीं है, मालगुजारी उमूटन एक्ट जब खत्म हुआ 1951-52 के आसपास, उस समय हमारे दादाजी या उनके पिताजी के समय जो भी प्रकरण दर्ज हुआ था उसके आधार पे तहसीलदार के आदेश में गणना में गलती हुई थी। तहसीलदार के आदेश को उस समय चुनौती दी गई SDM के न्यायालय में और उसके बाद न्यायालय कलेक्टर में। तो इनके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, वो तहसीलदार का गलत गणना का, और मेरे पास SDM और कलेक्टर का जो आदेश है जिसमें उन्होंने 110 एकड़ को ऐड किया हुआ था, वो डॉक्यूमेंट ये नहीं निकलवाते क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इनके फेवर का नहीं है। बीते 15 फरवरी को थाना पंडी पुलिस ने भिक्षुक केंद्र के पास से आरोपी को पिस्टल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको जानकारी देते चले कि आरोपी के पास से एक नग पिस्टल तो वहीं एक खाली मैगजीन मिली है, लेकिन उसने वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और जहां आरोपी पर हत्या और मारपीट के प्रकरणों में पहले भी आरोप लग चुके हैं और जहां आपको बता दें कि आरोपी को फिलहाल जेल भेजा जा चुका है। पुलिस उपायुक्त मयंक गुजर का इस पर कहना है कि आरोपी के खिलाफ थाना पंडीर में थाना धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए लगातार इसमें जांच जारी है। 15 तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षुक केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पर चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिपोर्ट के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका है। जो कहाँ से लाया है इसके लिए अभी हम लोग का जाँच जारी है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा। और डराने धमकाने के हिसाब से लेके घूमा था, जिस तरीके से उसे पूछा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में गोरेला पेंड्रा में बरवाही वन मंडल के सारबहारा के पहाड़ी इलाकों में आग लगी है और जहां यह घटना वन मंडल कार्यकर्ता से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बावजूद इसके वनकर्मी आग बुझाने नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि हर साल की यह समस्या बन गई है और हर बार नीलगिरी
प्लांटेशन को भारी नुकसान भी इसकी वजह से पहुंचता है और जहां आग की वजह से क्षेत्र का जंगलों में बर्बादी का सामना जो है लगातार उनको करना पड़ रहा है। और जहां आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों के अनुसार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।